हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो आज हम लोग उपस्थित हुए हैं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके। हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आप किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो है इम्पोर्टेंट होता है आपका सिलेबस। नेक्स्ट है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप ट्रेंड एनालिसिस कर लें तो आपके लिए और बेहतर हो जाता है। हमने सिलेबस देख लिया था, हमने ट्रेंड एनालिसिस करके आपको बता भी दिया था कि कौन से टॉपिक पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। आपको पता है कि बीपीएससी ने जो है एग्जामिनेशन कैलेंडर में आपको टेंटेटिव डेट जो है, मैं बात कर रहा हूँ बीपीएससी 68 को लेके, आपको 12 फरवरी रखा है। इसमें अब काफ़ी टाइम नहीं बचा हुआ है। अप्रॉक्स यदि मैं आज से देख लूँ तो 25 डेज बचा हुआ है। इसमें जो है आपको सिलेबस देखने के बाद प्रीवियस ईयर यदि आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो 150 क्वेश्चन में अप्रॉक्स 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्टली यहाँ से देखने को मिलेंगे। क्यों ना हम ये सीरीज कर लें। तो ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज नंबर 1 है। आज हम लोग समान विज्ञान से शुरू करेंगे। आपने देखा था ट्रेंड एनालिसिस में विज्ञान से जो है पिछले 4-5 सालों में 30 क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, जहाँ पे फिजिक्स से जो है आपको भौतिकी की बात करूँ 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन और बायो से भी 10 क्वेश्चन। ये ट्रेंड है अभी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले साइंस में भौतिकी से, फिजिक्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो बुक है आपको घटना चक्र का पूर्वावलोकन बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। ये बुक जो है आपको अपडेटेड है। इसमें आपको 38 से लेके और 67 बीपीएससी तक जो भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का क्वेश्चन यहाँ पे डला हुआ है। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं आखिर किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद जो है ये कंप्लीट सीरीज हो जाने के बाद आपको सब्जेक्ट वाइज एक जो है आपको यहाँ पे सीरीज कराया जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इसको हम लोग जूम कर लेते हैं। तो ये आपको है भौतिकी विज्ञान। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो यहाँ पूछा है न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और तांबा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखेंगे आप यदि तो 1 नंबर पे आपको हाइड्रोजन होता है और उसमें जो है कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन में जो है कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के समस्थानिक भी कौन कौन है, यहाँ पे दिया हुआ आपको एक ड्यूटेरियम है, ठीक है। इसमें 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे आपसे सिंपली पूछा हुआ था कि न्यूट्रॉन किस में नहीं होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं, एंगस्ट्रम इकाई है। तो एंगस्ट्रम किस चीज़ का इकाई है आपसे पूछ रहा है। तो एंगस्ट्रम जो है आपको ऑप्शन में देखिए तरंगदैर्ध्य, ऊर्जा की, आवृत्ति की, वेग की। तो एंगस्ट्रम इकाई है आपको तरंगदैर्ध्य की। आवृत्ति की इकाई आपको पता ही होगा, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, हर्ट्ज है। ऊर्जा की इकाई आपको पता होगा, स्टैंडर्ड इकाई इसका जूल होता है। और वेग की इकाई आपको पता ही है, चाल। यहाँ पे ये चाल है। तो इसमें आपका एंगस्ट्रम का इकाई क्या हो जाएगा, तरंगदैर्ध्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 एंगस्ट्रम इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर के। तो ये भी आप याद रखें, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। आप यहाँ पे देखें बीपीएससी जो है फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट देखें, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो ये देखिए समय, गति, दूरी, प्रकाश की तीव्रता। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रकाश वर्ष जो है आपको, प्रकाश वर्ष नाम सुनने से दिमाग में पहले इमेज आता है वर्ष से कि ये टाइम से रिलेटेड होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। प्रकाश वर्ष जो है आपको ये दूरी की इकाई है। और ये जो है हम लोग प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए आप, एक प्रकाश वर्ष में जो है 9.46 × 10⁻15 मीटर होते हैं।
तो एक प्रकाश वर्ष में आपको 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, काफ़ी है, लंबा डिस्टेंस हो गया। ये प्रकाश वर्ष होता क्या है, जनरली देखिए एक वर्ष में जो भी प्रकाश जो है डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को हम एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो इसको जरूर याद रखें, ये बीपीएससी के अलावा और भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आवृत्ति को मापा जाता है, अभी हमने डिस्कस कर दिया था। आवृत्ति को मापा जाता है, यहाँ पे दिया हर्ट्ज, मीटर पर सेकेंड, रेडियन, वाट, तो आपका हो जाएगा हर्ट्ज। नेक्स्ट देखिए, इसका आवृत्ति का SI मात्रक जो है हर्ट्ज ही होता है, एक्सप्लेनेशन में है। और मनुष्य जो है इसके सुनने के जो है आवृत्ति क्या होती है, तो आपको पता ही होना चाहिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से यदि कम हमको साउंड सुनाया जाए तो हम नहीं सुन पाएंगे, यदि 20,000 से ज़्यादा भी हो तब भी हम नहीं सुन पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। अच्छा, जिनको भी ये लेक्चर स्लो लग रहा होगा, यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है, आप जो है 1.25 या 1.5 या 2 की स्पीड में करके इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, घड़ी में प्रयोग होने वाली क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसकी यूज होती है। पहला है आपको सोडियम सिलिकेट, सेकंड में है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पे आप देखें, घड़ी में जो प्रयोग होती है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ये आपको यूज होती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, ये आपको यूज होती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट देखिए, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया, ठीक है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो आपने देखा था अभी आपसे प्रीवियस क्या पूछा था, आवृत्ति किस चीज़ में मापी जाती है, तो इसका आंसर था हर्ट्ज। यहाँ पूछ दिया हर्ट्ज क्या चीज़ में मापा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत शक्ति इकाई है। विद्युत शक्ति किसकी यूनिट है, ये पूछ रहा है आपसे। विद्युत शक्ति जो है ये होती है किसकी यूनिट, आपको वाट की यूनिट होती है। यानी आपको विद्युत शक्ति मापना हो तो आप वाट में मापते हैं जनरली, कभी कभी जो है किलो वाट वगैरह में भी मापा जाता है। तो इसका SI मात्रक पूछा है तो यहाँ पे वाट ही होगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है कि दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य जो है कितनी होती है, यानी आपसे दृश्य स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ पूछ रही है। यहाँ पे देखें 4 ऑप्शन है, 1300 से 3900 एंगस्ट्रम, 3900 से 7600, 7800 से 8200, 8500 से 9800, और 5वां ऑप्शन एज यूजुअल। तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 3900 से यहाँ पे 7600 एंगस्ट्रम, यानी ये दृश्य स्पेक्ट्रम होता है। ये क्या होता है, इसमें हम इस रेंज में देख पाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट पेज लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आपको है सौर विकिरण निम्न में से किस प्रास में दिखता है, यानी ये विजुअल की बात कर रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें, देखिए 100 से 400, 400 से 700, इसको याद रखें बिल्कुल, 400 से 700 नैनोमीटर ये जो होता है हमें विजुअल 400 से लेके 700 नैनोमीटर के बीच होता है यदि आप इसमें पूछे तो। और एंगस्ट्रम में पूछता है तो आप देखें 3200 से लगभग 8600, उसी के आसपास आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। तो आर्द्रता मापने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर। तो देखें यहाँ पे आर्द्रता मापने के लिए जो हम यंत्र यूज करते हैं वो यूज करते हैं हाइग्रोमीटर। यहाँ पे हाइड्रो भी है, ठीक है, ध्यान देंगे हाइड्रोमीटर जो है आर्द्रता मापने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आपको हाइग्रोमीटर जो है आर्द्रता मापने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे जा देखिए हाइड्रोमीटर जो है द्रव और जल की तुलनात्मक घनत्व के लिए इस्तेमाल की जाती है। पायरोमीटर जो है आपको हाई टेम्परेचर मापने के लिए यूज की जाती है। और लैक्टोमीटर तो पता ही आपको दूध की शुद्धता मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखें, पूछा है कि दाब की इकाई क्या है, यानी आपको दाब का, प्रेशर का यूनिट पूछ रहा है क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा दाब क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, फोर्स अपन एरिया होता है।
फोर्स का जो आपका यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन वर्ग मीटर, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक और बात यहाँ से, 1 पास्कल में जो है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, यानी 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखें, सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, दाब का मात्रक है। तो देखिए आप 64 में और 65 में सेम क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुआ है, इसलिए मैं बताया हूँ कि 15 से 20 क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके ही जाना चाहिए। दाब का मात्रक क्या है, तो अभी हमने देखा दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ऑप्शन में देखें यहाँ पे केजी पर वर्ग सेमी, केजी पर सेंटीमीटर, केजी पर मिलीमीटर, केजी पर घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को आप याद कर जाएं, साथ साथ हम जो है एक सेपरेट लेक्चर फिजिक्स के लिए बनाएंगे जहां सारे कंसेप्ट को कवर किया जाएगा। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। पहला क्वेश्चन है अदिश राशि क्या होती है। देखिए 2 होता है आपको फिजिकल क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर, एक होता है स्केलर, यानी सदिश और एक अदिश। सदिश में क्या होता है, उसमें आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन यानी परिमाण और साथ साथ उसकी दिशा होता है। अदिश में क्या होता है, केवल और केवल इसमें परिमाण होता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है, जैसे मैं समझा दूं आपको, ये काफ़ी रिपीट होता है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पे। देखिए एक होता है आपको डिस्प्लेसमेंट, यानी इसको बोलते हैं हम लोग विस्थापन, विस्थापन, और एक होता है आपका दूरी यानी डिस्टेंस होता है। अब देखिए यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। आपको मान लीजिए कोई भी एक प्लेस ले लीजिए, जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पे दिल्ली है और ये हमारा पटना है, तो आपको पटना से दिल्ली जाना है, तो आपके लिए एक शॉर्टेस्ट जो है पाथ क्या होता है, वही डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट। तो आप देखें यहाँ से, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा आपका, आपको पटना से दिल्ली जाना है तो उसके लिए एक ही पाथ होगा। यदि हम बात करूं पटना से दिल्ली जाने का, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट बहुत सारे पाथ मिलेंगे। आप चाहें यहाँ पे तो ऐसे भी होके, आप चाहें यहाँ पे तो ऐसे जा सकते हैं, या चाहें तो आप ऐसे होके ऐसे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस में क्या है, कोई पाथ फिक्स नहीं है, आपका फाइनल पोजीशन वही है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में देखिए आपको मिनिमम टाइम में जाना है, तो आपको इसी जो है पाथ को फॉलो करना होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक फिक्स डायरेक्शन में आपको जाना है, तो जहाँ भी डायरेक्शन आ जाएगा मैग्नीट्यूड के साथ साथ, तो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका सदिश राशि। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, वेक्टर क्वांटिटी होता है, जबकि डिस्टेंस क्या होता है आपका, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो बस एक और टेंसर क्वांटिटी होता है, तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, जिसमें ना ही मैग्नीट्यूड है ना ही डायरेक्शन है। देखिए नेक्स्ट तो क्वेश्चन यही था कि कौन सी राशि जो है अदिश राशि है। अब ऑप्शन में देखिए पहला है बल, फिर है वेग, दाब और त्वरण। तो यहाँ पे देखिए आप कि बल, पहला बल क्या है, एक सदिश राशि है। क्यों, आप कहीं भी कोई फोर्स लगाते हैं तो उसके लिए कोई क्या होता है, फिक्स डायरेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए एक कोई आपका कोई भी कार है, मान लीजिए इसको आपको मूव करना है, इस डायरेक्शन में मूव करना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक फिक्स डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगाना पड़ता है, तब ये कार मूव होगा। नहीं तो मान लीजिए कुछ लोग यहाँ से फोर्स लगा दे, कुछ लोग यहाँ से फोर्स लगा दे, कार यहीं पर रह जाएगा। एक फिक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ता है, तो ये बल क्या हो जाएगा आपको, सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आप यदि देखें वेग को, तो वेग भी आपका क्या हो जाएगा, वेग यानी वेलोसिटी। इसका डिफिनीशन क्या होता है आपको, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट ही आपका डायरेक्शन फिक्स कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सदिश राशि हो जाएगा, त्वरण भी सदिश राशि हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दाब। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, उदाहरण के लिए बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये सब क्या है, सदिश राशियाँ हैं। ठीक है,
जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल जो है परिमाण की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं हम, अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आयतन है, ठीक है, दाब है, चाल है, दूरी है। आप जो है कभी भी मान लीजिए दूध लेने जाते हैं तो ये नहीं बोलते हैं आप उसको, जो भी दूध वाला है उससे आप ये नहीं बोलते हैं कि हमें 5 लीटर दूध जो है पूरब डायरेक्शन में दे दो। तो वहाँ पे आप डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं जहाँ आयतन की बात होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको एलिब्रेट कर दिया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है पूछ रहा है, यानी इसमें से कौन सी क्वांटिटी है जिसका मात्रक ही नहीं है। देखिए पहला दिया है प्रतिबल, बल, दाब। तभी हमने देखा था बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, आपको पता ही है। दाब का मात्रक भी हमने देखा था पास्कल होता है, ठीक है। उसके अलावा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, ठीक है। यहाँ पे और देखिए एक है प्रतिबल, ठीक है, तो प्रतिबल का भी आपका मात्रक होता है, ठीक है। यहाँ पे एक दिया है विकृति, तो विकृति का जो है कोई मात्रक नहीं होता है, ये जो है डायमेंशन लेस होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकृति। नेक्स्ट देखें, सही कथन चुनिए यहाँ पे। यहाँ पे देखिए क्या है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है, पहला क्वेश्चन दिया। अब देखिए यदि मैं तरंगदैर्ध्य की बात करूं तो एक ट्रिक होता है, बै जा नी ह पी ना ला। यहाँ पे देखिए आप, ये है बैगनी, जामनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। लाल का जो है प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, ये जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे लाल का होता है, और सबसे कम जो है यहाँ पे आपको सबसे कम बैगनी का होता है, सबसे अधिक लाल का होता है। तो ऑप्शन देख ले आप, इस ट्रिक को याद रखें, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैगनी प्रकाश से कम होता है, यहाँ पे दिया है, तो आप देखें बैगनी से तो ये अधिक होता है, यहाँ पे दिख रहा है हमें, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट देखें, लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखें, बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। अब देखिए आप, हरा यहाँ पे है, बैगनी यहाँ पे है, बैगनी हरा से कम है, तो ये भी गलत हो गया आपको। नेक्स्ट देखें, बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्ध्य पीले प्रकाश से ज़्यादा होता है, पीला आपको यहाँ पे है, तो बैगनी का इससे भी जो है कम ही होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन आपको यहीं पे मिल गया था। फिर भी हम इसको इसलिए चेक कर रहे थे क्योंकि बीपीएससी में आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पे नीचे में ऑप्शन होता है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे हो सकता था कि ऑप्शन आपको एक से अधिक भी सही होता, और इस कंडीशन में हमको आंसर ई करना होता है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो बिल्कुल केयरफुली होके सारे ऑप्शन को पहले पढ़ लें, उसके बाद ही आंसर को टिक करें। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आपको 67 का क्वेश्चन है, ये भी लाइट चैप्टर से है, और मैंने बताया था आपको ट्रेंड एनालिसिस में लाइट चैप्टर से जो है हर एक साल क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको बिल्कुल करके जाना है। हम एक उसका वीडियो भी बनाएंगे स्पेशल। नेक्स्ट देखिए, एग्जामिनेशन से पहले आपका लगभग सारे टॉपिक हम कराने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि जब दिन में पानी पे साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है। आप देखिएगा कभी बुलबुले पे जो है कैसे आपको आकृति दिखती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस, यानी प्रकाश का व्यक्तीकरण बोलते हैं। प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण ये होती है। हम प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन, ध्रुवीकरण, सारा जो है मैं डिस्कस करूँगा। अभी यदि हर एक क्वेश्चन को मैं ऐसे डिस्कस करने लगूँ तो टाइम काफ़ी हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में रहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, एक परमाणु के केंद्र में धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है। अब देखिए कोई परमाणु है, इसके केंद्र में धनावेशित हिस्सा की बात कर रहा है, तो आपको पता ही है कि एटम के चारों ओर जो है क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के चारों ओर, और इसके परमाणु के जो है नाभिक न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे तो आपको पता ही है कि कोई चार्ज नहीं होता है, और प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा, ठीक है, तो धनावेशित हिस्सा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको धनावेशित हिस्सा क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे देखिए दिया है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। तो आपको इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं,
ये तो निगेटिव होता है। अब यहाँ पर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता है तो न्यूट्रल होता है। अब एक ऑप्शन बचा आपका प्रोटॉन या न्यूक्लियस। अब देखिए यहाँ पे प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन में क्या पूछा है कि परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे न्यूक्लियस कर सकते थे। यदि न्यूक्लियस नहीं होता मान लीजिए तो यहाँ पे आप प्रोटॉन भी कर सकते हैं। अब बीपीएससी कभी कभी इस तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, देखिए परमाणु के यहाँ पे लिखा है कि केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस ऑप्शन नहीं रहता तो आप प्रोटॉन को टिक कर सकते थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। एक ठोस से सीधे जो है गैस में परिवर्तन होने की जो घटना होती है उसे क्या कहते हैं। काफ़ी बार रिपीट कर चुका है डिफरेंट एग्जामिनेशन में, आपको बिल्कुल इसको याद कर ले। सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन इसको बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ठोस से जो है आपको यहाँ पे क्या लिखा है, ठोस से सीधे गैस में। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे आप देखते हो कि कपूर ठोस पदार्थ होता है, इसे जब आप जलाते हैं डायरेक्ट ये गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस घटना को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 67 का आपका, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है क्या कहलाता है। तो पूछ रहा है वो बिंदु कौन सा होता है जिस पे ठोस, द्रव और गैस तीनों जो है एक साथ रह सकती है। तो जो होता है आपको ट्रिपल पॉइंट या इसको त्रिक बिंदु बोलते हैं, इसको याद कर लेंगे। और ये आपको होता है 611 लगभग पास्कल है यहाँ पे वायु दाब, ये केल्विन में दिया हुआ आपको ये टेम्परेचर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कॉस्मिक किरणें क्या होती है, आवेशित कण होती है, अनावेशित कण होती है, या आवेशित और अनावेशित दोनों होती है। और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देखें कॉस्मिक किरणें जो होती है आपकी ये आवेशित कण होती है, यानी इस पे चार्ज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कॉस्मिक किरणें जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, तो ये उच्च ऊर्जा का अवशोषित कण है जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करती है। नेक्स्ट देखिए 2G स्पेक्ट्रम में G का मतलब क्या है। जैसे अभी 5G आया है, भारत में भी 5G जो है स्टेबल हो रहा है धीरे धीरे, तो इसमें पूछ रहा है G का मतलब क्या है। तो G का मतलब आपको फुल फॉर्म जस्ट बताना है, तो G का मतलब यहाँ पे जनरेशन है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आविष्कारक से भी ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप इसको भी जरूर याद कर लें। रडार का आविष्कार कौन था, आविष्कारक कौन था रडार का। ठीक है, तो रडार का आविष्कारक आपके हो जाएंगे, देखिए रॉबर्ट वाटसन, ये आपके रडार के आविष्कारक हो गए। 1935 में ये रडार का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट देखिए गॉड पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल क्या है, न्यूट्रिनो है, हिग्स बोसॉन, मेसॉन, पोजिट्रॉन, ये कोई नहीं। तो जो गॉड पार्टिकल होते हैं ये हिग्स बोसॉन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इनको रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और इनको दिया गया था आपको 1930 में। भारत में जो है कुछ लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है, आपको पता ही है। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है पहला बार नोबेल पुरस्कार यहाँ पे मिला था। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम लोग। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो इसे आप चाहें तो स्पीड फास्ट करके देख सकते हैं। देखें यहाँ पे कुछ लिस्ट है, इस लिस्ट को याद रखें, ये कभी भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, जैसे पूछ लिया गया। देखिए रविन्द्रनाथ ठाकुर जो है इनको साहित्य के लिए 1913 में दिया गया था। सीवी रमन को जो इनको रमन इफेक्ट के लिए भौतिकी में 1930 में दिया गया था, ये आपसे पूछा था। अरविंद खुराना इनको चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी के लिए 1983 में। इसके अलावा मदर टेरेसा इनको भी शांति के लिए दिया गया था 1979 में। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए 1998 में। कैलाश सत्यार्थी ये शांति पुरस्कार इनको शांति के लिए 2014 में। बी रामकृष्णन रसायन के लिए 2009 में। और नेक्स्ट है आपका अभिजीत बनर्जी लेटेस्ट अर्थशास्त्र के लिए 2019 में दिया गया है। तो इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप क्वेश्चन के नेचर को देखें, वो जो पूछ सकता है कि सीवी रमन को जो है किस ईयर दिया गया है, क्योंकि बीपीएससी क्या है ईयर में थोड़ा ज़्यादा ही बिलीव करता है, ईयर डेट ये सब पूछने में जो है काफ़ी बिलीव करता है ये। तो कभी पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि मदर टेरेसा को किस ईयर दिया गया था, तो आपका 1979 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभिजीत बनर्जी को कब दिया गया था, या ये भी पूछ सकता है कि अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र में जो है आपको दिया गया था नोबेल।
तो जैसे भी क्वेश्चन करके आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक और आविष्कारक से एक और क्वेश्चन आ गया कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो टेलीस्कोप की खोज जो है आप सभी को पता होगा गैलीलियो ने की थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार, एक और क्वेश्चन है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। तो आप सभी को पता होगा राइट ब्रदर्स। आगे देखते हैं। कभी कभी कन्वर्जन भी आता है। तो यहाँ पे देखिए 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन यहाँ पे देखिए मिलीमीटर में ऑप्शन दिया है, ठीक है। ये हो सकता है सेंटीमीटर में भी दे दे, तो आपको चेंजेज आना चाहिए। मैं उस लेक्चर में बिल्कुल सारा डिस्कस कर दूंगा। मिली, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, सारा जो है कन्वर्जन आपको डिस्कस कर दूंगा। और एक ट्रिक भी बताऊंगा। यहाँ पे जस्ट आप याद रखें 1 माइक्रोन जो है मिलीमीटर की बात किया जाए तो 10 के पावर -3 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट देखिए हम लोग 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है और बीपीएससी में नहीं अदर एग्जाम में भी पूछा गया है। यहाँ पे जो है ये टेम्परेचर आपको सेल्सियस में दिया है, आपसे पूछा जा रहा है फ़ारेनहाइट में। इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देख दिया है फॉर्मूला। ऐसे मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताऊँगा। यहाँ पे देखिए एफ जो है यहाँ पे शॉर्ट में करके दिया है 9/5 C + 32। अब देखिए ये फॉर्मूला यदि आपको याद हो तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ आपको दिया है 40 डिग्री सेल्सियस, तो सी की जगह पे आप 40 रखते तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये आपको 9/5 × 40 + 32। तो ये क्या हो जाएगा 5 8 जा, ये हो जाएगा 9 8 72 हो गया, ये हो गया 32, ये 2 2 आपका 4, ये 104। ये आपका ऑप्शन हो गया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे जो है ज़रूरी नहीं कि 40 डिग्री ही दे, आपको कुछ भी पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलें आप। तो आप ये फार्मूला याद रखेंगे तो आपको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में दे देगा। जैसे इसी क्वेश्चन से आपको पूछ देता कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना सेल्सियस होगा, तो आपको क्या करना था, सिंपल F = ये है 9/5 C + 32। आप क्या करेंगे, F के जगह पे यहाँ पे आप 104 रख देते हैं, यहाँ C का वैल्यू आपको निकल के आ जाता। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस लेक्चर में हम लोग सारे फिजिक्स के क्वेश्चन को देख लेंगे। तो ये देखें नेक्स्ट है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक प्रयोग होता है रंगीन पदार्थों को पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों को प्रभावी आसवन में और एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो देखिए ये जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी मिश्रण में पदार्थों को अलग अलग करने के लिए, मिक्सचर को जो है अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करते हैं। अब ये सब फैक्चुअल है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं। आगे देखिए नेक्स्ट है, लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड जो है द्रव्यमान पे निर्भर करती है, लंबाई पे निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। देखिए टाइम पीरियड की बात किया है तो टाइम पीरियड का आपका फॉर्मूला होता है 2π यहाँ पे √L/g। यहाँ पे देखिए आप ये जो पाई होता है आपको पता ही होगा, इसका वैल्यू फिक्स होता है। यहाँ पे ये जी है, इसका भी वैल्यू फिक्स होता है। तो दोनों क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे एल क्या है, केवल वेरिएबल है। तो ये टाइम पीरियड कैसे वेरी करेगा, यहाँ पे एल का मान आप वेरी करते जाओगे, एल का मान बढ़ाओगे टाइम पीरियड बढ़ने लगेगा, एल का मान घटाओगे टाइम पीरियड घटने लगेगा। यानी एल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका टाइम पीरियड है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, समानुपाती। तो टी समानुपाती है एल के, क्योंकि यहाँ पे जी और पाई कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप देखें ऑप्शन अब द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एल के ऊपर निर्भर कर रहा है, तो ये जो है आपका सही हो जाएगा। समय के ऊपर निर्भर करती है, गलत हो गया। तापक्रम के ऊपर गलत, तो ये आपका आंसर इसमें बी बन गया। आगे देखें, बल गुणनफल है, बल किसका गुणनफल है, यानी एफ को पूछ रहा है। तो आपको फार्मूला पता है, एफ बराबर जो है m × a होता है। यहाँ पे m क्या होता है, मास, और ये क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो मास को द्रव्यमान बोलते हैं और ये एक्सेलरेशन को त्वरण। तो देखें आप द्रव्यमान × वेग गलत हो गया, द्रव्यमान × त्वरण, यही आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये F बराबर आपका m × a होता है। यहाँ पे a को जो है हम लोग v - u
अपन टी भी लिखते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन का जो है फॉर्मूला ये होता है, तो इसको भी आप ध्यान रखें। आपको काइनेमेटिक्स में जो है, मोशन में जो है, ये सब देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। अब देखिए, इस क्वेश्चन से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछ दिया, ये त्वरण है, ये त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है, v माइनस यू अपन टी। v क्या होता है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, t होता है टाइम। तो यहाँ से क्या आंसर हो जाएगा सीधे आपका, a बराबर v माइनस यू अपन टी। इसको याद कर जाए। आगे देखते हैं, फिर सेम क्वेश्चन रिपीट किया कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। अब यहाँ पूछा जा रहा है सदिश नहीं है, तो आप जो है इसको क्वेश्चन को बिल्कुल जो है पेशेंसफुली पढ़ें। यहाँ पूछा जा रहा है सदिश नहीं है, यानी पूछा जा रहा है अदिश राशि इसमें कौन सी है। अब देखिए, विस्थापन में डिस्कस किया था, ये तो सदिश राशि है। वेग भी आपको क्या है, सदिश है। ठीक है, बल भी आपको सदिश है। तो यहाँ पे आयतन मैंने बताया था एक एग्जाम्पल भी, तो आयतन क्या हो गया आपका, अदिश राशि हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पदार्थों के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। अब पहले दिया है वेग और संवेग। अब देखिए, सबसे पहले क्या दिया है, संवेग, और देन दिया है वेग। संवेग यानी इसको पी से हम लोग नोट करते हैं, संवेग का जो फॉर्मूला होता है m इंटू भी, और वेग को क्या लिखते हैं हम, भी। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपको क्या हो जाएगा, m मिल जाएगा। तो m का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, मास द्रव्यमान। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। अब देखिए यहाँ पे किलोमीटर से कन्वर्जन क्या पूछ रहा है आपसे, मीटर में। तो आप सभी को पता ही होगा, 100 मीटर, 1000 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि 1 किलोमीटर में क्या होता है आपको, 1000 मीटर होता है। देखिए यहाँ पे 1 किलोमीटर में आपको 1000 मीटर होता है, और आपको 100 मीटर में 1 हेक्टोमीटर होता है, 1000 सेंटीमीटर में 1 डेका होता है, और 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। नेक्स्ट देखिए, फिर सेम वही कन्वर्जन आपको पूछा गया है, एक पिकोग्राम बराबर होता है किसके। देखिए पिकोग्राम जो है आपको बराबर होता है, ये काफ़ी छोटी कन्वर्जन है, 10 के पावर माइनस 12 ग्राम के। ठीक है, तो याद रखें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखें, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पे आपके द्वारा लग रहा बल क्या होता है। देखिए ऑप्शन में, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगा, लिफ्ट के 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा, या नेक्स्ट है, लिफ्ट के 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय शून्य होगा, या नेक्स्ट है, लिफ्ट के त्वरण की दर बदलने पर प्रभावित नहीं होगा। तो आप लिफ्ट में खड़े हैं, ठीक है, आप लिफ्ट में मान लीजिए खड़े हैं, और लिफ्ट जो है यहाँ पे देखिए ऊपर जाते समय शून्य होगा। अब लिफ्ट ऊपर जाता है तो आप अनुभव किए होंगे, ऊपर जाते समय आपको भार जो है शून्य महसूस नहीं होता है। ठीक है, तो लिफ्ट के 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। ठीक है, तो आपके द्वारा लगा बल शून्य तो एग्जैक्ट होता नहीं है, बट आपको क्या फील होता है, या झूला पे जब भी आप चढ़ते होंगे तो झूला आपका जब ऊपर से नीचे आता है तो आपको लगभग फील होता है कि हमारा जो है वेट है बिल्कुल शून्य हो गया है, फ्री फॉल जो है महसूस होता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि त्वरण नीचे आते समय शून्य होगा, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिराया जाए तो क्या होगा। ये आपको बता रहा है, मान लीजिए कि ये कोई बिल्डिंग है, यहाँ से जो है इस बिल्डिंग के टॉप से एक पंखे को गिरा रहे हैं हम लोग, एक पंखे को गिराएं, एक रबर की गेंद को गिराएं, और एक मान लीजिए लकड़ी को गिराएं। तो पहले जो है यहाँ पे कौन पहुंचेगा। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखें, ये बात कर रहा है कि इसमें निर्वात में जब भी गिराया जाएगा, चाहे वो, जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, मान लो आप खली को एक ले लो और राजपाल यादव को ले लो, और निर्वात में दोनों लोग को नीचे गिराओ, तो दोनों लोग जो है एज इट इज सेम टाइम पे पहुंचेंगे। ठीक है, यहाँ पे वेट जो है मेजर नहीं कर सकता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछता था कि एक जो है एक 10 kg रुई आपका
और 10 kg का एक जो है लोहे का गोला, अगर दोनों फेंके तो दोनों में पहले कौन आएगा। अगर निर्वात वर्ड इस्तेमाल करता है तो आप जो है तीनों ये सेम आएंगे। तो ऑप्शन में देखिए पंखा सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगा, ये तो नहीं होगा। आगे देखते हैं हम लोग। रबर की गेंद जो है, रबर की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगी, ये भी गलत है। लकड़ी की गेंद, ये भी गलती है। तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, यही आपको सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो ये तिरछी है, अनुदैर्ध्य है, विद्युत चुंबकीय, ध्रुवीकृत। तो पूछ रहा है वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है, तो ध्वनि तरंग जो है ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है। तो ध्वनि चैप्टर का ओवरव्यू एक देखेंगे तो वहाँ पे आपसे कुछ और फैक्ट मैं डिस्कस करूँगा। ध्वनि को चलने के लिए जो है हमेशा माध्यम की जरूरत होती है, ठीक है। ये निर्वात में मूव जो है नहीं करती है, जबकि प्रकाश के लिए ये जरूरी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्वनि की तरंग जो है क्या होती है, अनुदैर्ध्य होती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है। अब देखिए रेत और नेफ्थलीन जो है इसका मिक्सचर बना हुआ है, कंटेनर कोई है, मान लीजिए उसमें रखा हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसको किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, ये मेथड कौन है। तो हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि दो मिक्सचर को अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं यूज, तो ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सब्लिमेशन। देखिए क्वेश्चन फिर रिपीट कर गया। विद्युत शक्ति इकाई है, देखिए तो आप खुद एनालाइज करके देख सकते हैं, क्वेश्चन जो है रिपीट करता है। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या हो जाएगी, सीधे आप ऑप्शन यहाँ टिक करेंगे, वाट होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 42। तो यहाँ पे देखिए आप, यह है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो आप देखें वोल्ट मीटर, इसको मेजर करते हैं, विभवांतर को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर इस्तेमाल करते हैं, विद्युत धारा को मेजर करने के लिए मीटर इस्तेमाल करते हैं, विद्युत वाहक बल इसको मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल करते हैं, विद्युत प्रतिरोध मापने के लिए गैल्वेनोमीटर। तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। विद्युत प्रतिरोध मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विद्युत प्रतिरोध को ओम में मापते हैं, इसके लिए ओम मीटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर जो है ये भी करंट मापने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो है गलत पूछ रहा था, तो यही हो जाएगा आपको, ठीक है। गैल्वेनोमीटर देखिए दिया है, ये जो है विद्युत धारा मापने के लिए होता है। माइक्रो एम्पियर में यदि करंट होता है तो उसके लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपसे पूछा था 67 बीपीएससी में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आजकल आ रहे हैं, आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए था। तो ये बिल्कुल आप याद कर लें कि मेजरमेंट जो है किस में होता है। आगे देखिए नेक्स्ट। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अब देखिए टरबाइन और डायनेमो, ठीक है, से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं हम लोग। तो आप टरबाइन हो या डायनेमो, बात दोनों सेम ही है। आप देखते होंगे बचपन में आपने देखा होगा गांव में जो आपको साइकिल होता था, तो उसमें पीछे जो है, पीछे वाले जो उसका पीछे वाले व्हील में जो है एक जो है आपको मेटल टाइप का मटेरियल लगा होता था, और जैसे हम लोग चलाते थे तो आपका जो है साइकिल के आगे एक लाइट लगा रहता था, वो क्या होता था, जलता था। तो यहाँ पे क्या था, डायनेमो, ये इसी को डायनेमो बोलते थे हम लोग। ये एक तरह का जनरेटर है। तो आप जब पॉडल को जो है मूव कराते थे तब ये आपको जनरेट होता था। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि टरबाइन या डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। तो जो भी काम आपको दिखती है फिजिकली, वो क्या होता है, सारा मैकेनिकल ऊर्जा होता है। तो मैकेनिकल ऊर्जा कन्वर्ट होता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। जबकि आपसे उल्टा करके यही क्वेश्चन पूछ दे कि जो है मोटर में क्या होता है, विद्युत मोटर में, तो विद्युत मोटर में देखते हैं आप कि हम लोग क्या देते हैं उसमें, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत ऊर्जा देते हैं उसमें, और फिर उसके बाद मोटर की पहिया चलता है, ठीक है। आप देख रहे हैं वहाँ पे चलाने पे विद्युत ऊर्जा मिल रहा है, यहाँ पे हम एनर्जी दे रहे हैं कौन सा, विद्युत ऊर्जा, और ये मोटर का पहिया चल रहा है। तो यहाँ पे कैसा कन्वर्जन हो रहा है, विद्युत ऊर्जा से आपको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, इस डायनेमो की जगह पे मोटर रख दे और सेम आपसे पूछ दे, तब आपका आंसर जो है चेंज हो जाता है यहाँ पे। तो इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 100 वाट की बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे तक जले तो बिजली का खर्च कितना होगा। अब देखिए 100 वाट का बल्ब है
और कितने देर तक चलाना है इसको, 10 घंटे तक। इसका सिंपल फार्मूला होता है, आपको जो भी दिया है आपका, एक बल्ब की बात की जा रही है यहाँ पे, तो 100 वाट है आपको, इनटू कितना जल रहा है 10 घंटे, तो ये कितना हो गया आपको 1000 वाट आवर। ठीक है, 1000 वाट आवर जो है आपको बिजली खर्च हो रही है। और 1000 वाट आवर को जो है हम क्या कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा 1000 वाट आवर, और 1000 वाट आवर में ही एक यूनिट होता है। ठीक है, तो 1000 वाट आवर को हम 1 किलो वाट आवर भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी को 1 यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपको, चूंकि यूनिट में दिया है तो 1 इकाई हो जाएगा। यदि मान लीजिए यूनिट में आंसर नहीं देता तो यहाँ पे आपको आंसर क्या दे सकता था, 1000 वाट आवर, ये भी होता तब भी आप आंसर सही कर लेते। अगर ये 1000 वाट आवर नहीं देता, यहाँ पे देता 1 किलो वाट आवर, तभी भी आपका आंसर यही होता। ठीक है, तो ऑप्शन आपको चेंज भी कर सकता है, सेम क्वेश्चन होगा। अब इस क्वेश्चन के फ्रेमिंग में अलग अलग डाटा फीड किए जा सकते हैं। अब 100 वाट की जगह पे आपको दे दे 200 वाट का जो है 5 बल्ब 10 घंटे तक जलाते हैं, तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पी बराबर क्या करते हैं, हमने कहा कि 200 वाट के बल्ब 5 घंटे तक 10 घंटे तक जलाना है 5 बल्ब, तो 200 वाट के 10 घंटे तक जलाना है, और कितने बल्ब जलाने हैं 5 बल्ब। तो देखिए कितना होता है आपका, ये हो जाता है 10 और ये हो जाता है वाट आवर। तो यहाँ से देखिए आप, ये 10,000 वाट आवर हो जाता। तो इसको यदि हम किलो वाट में चेंज करते तो ये हो जाता आपका 10 किलो वाट आवर, क्योंकि 1 किलो वाट आवर में 1000 होता है, और 10 किलो वाट आवर में आपका 10 यूनिट हो जाता। तो इसका आंसर हो जाता है 10 यूनिट। तो इस क्वेश्चन को जो है आपसे पूछा जा सकता है, डाटा इधर उधर कर दिया जाएगा, फॉर्मूला यही रहेगा। जब भी आपको बिजली खर्च निकालना होगा तो आपको सिंपली क्या कर देना है, जो भी आपको पावर दिया रहे उसमें आप मल्टीप्लाई कर दें, जितने भी आपको जो भी टाइम दिया है उसे मल्टीप्लाई कर दें। आप अपने घर में भी आप कैलकुलेट करके अपने घर का यूनिट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन पूछा है, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध जो दिया है 1.403 दिया है किलो ओम। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 है तो दूसरे का मान बताएं। अब ये भी कैलकुलेशन है थोड़ा यहाँ भी। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, समानांतर में जुड़े हुए हैं, यानी ये जब दो भी रेजिस्टेंस आपको, जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े होते हैं तो इसका प्रतिरोध निकालने का सिंपल फार्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट होता है आपको 1/R1 प्लस 1/R2। अब देखिए ये फॉर्मूला हो गया आपको। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दे दिया है कुल प्रतिरोध, यानी टोटल दिया है, ये R इक्विवेलेंट R टोटल होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप 1/ ये क्या है आपको 1.403 कर सकते हैं, इक्वल टू एक प्रतिरोध का मान 2 दिया है तो 1/2 कर लें, प्लस 1/R2। अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो एक आपको अननोन है और यहाँ से आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेशन करके वैल्यू शायद यहाँ पे 4.7 निकला हुआ है, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये थोड़ा जो है कैलकुलेशन यहाँ पे डिफिकल्ट है, 1.4 दिया हुआ है तो थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग है, बट कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, यदि यहाँ पे समानांतर वज नहीं यूज करके आपको श्रेणी यूज करता, श्रेणी कि दो प्रतिरोध को यदि श्रेणी में हम जोड़ें तो क्या होता, तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, यदि श्रेणी में जोड़ने के लिए R इक्विवेलेंट जो होता है R1 प्लस R2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप R इक्विवेलेंट की जगह पे ये रख देते, R1 की जगह पे ये रख देते, R2 यहाँ से निकल जाता। तो श्रेणी में जब भी पूछे तो ऐसे करेंगे, और आपको समानांतर में पूछे तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक्सप्लेन करके दिया है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पूछा है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, जस्ता, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड। तो इसमें जो हम लोग अमोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं, जो सामान्य सेल होता है, ठीक है, उसमें अमोनियम क्लोराइड या हम लोग जिंक क्लोराइड का यूज करते हैं, ठीक है, विद्युत अपघट्य के रूप में, तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पूछा था आपको विद्युत अपघट्य के रूप में, तो आपका आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। आगे देखें, ऑलरेडी मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया हूँ। डायनेमो क्या होता है, तो डायनेमो क्या कर रहा था, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा था। तो यहाँ पे देखिए मैकेनिकल को यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और इसी क्वेश्चन में यदि मोटर आपको दे देता है यहाँ पे, तब इसका आंसर क्या हो जाता, इसका आंसर हो जाता विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी हो जाता आपका।
नेक्स्ट देखें, विद्युत मोटर में क्या होता है। देखिए क्वेश्चन दे ही दिया है आपको 64 बीपीएससी में, तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक क्वेश्चन आप जब भी सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा उस पर वहाँ पे रुक के और सोच सकते हैं कि इस क्वेश्चन को और किस तरीके से पूछा जाता है। क्योंकि देखिए जब भी क्वेश्चन बनाने वाले को क्वेश्चन दिया जाता है, जो भी एग्जामिनर होता है, तो उसको एक सिलेबस दिया जाता है आपको, और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया जाता है। ये दोनों को रेफरेंस में रख के ही क्वेश्चन को डिजाइन करता है। यहाँ पे विद्युत मोटर आंसर आपको पता ही है। विद्युत मोटर क्या करता है, आपको यांत्रिक ऊर्जा को, सॉरी विद्युत ऊर्जा को क्या बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट देखें हम लोग, नेक्स्ट पूछ रहा है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण में नापी जाती है। तो अभी हमने देखा था विद्युत धारा यानी करंट की बात कर रहा है, तो करंट हम लोग किस में मापते हैं, ए मीटर से मापते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो आपका आंसर हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 50 नंबर। ये देखिए विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। सेम क्वेश्चन वही रिपीट हुआ। देखिए तो विद्युत धारा किस में मापा जाएगा, आपको ए मीटर में, बिल्कुल याद कर ले इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों का अलग करने का तरीका क्या होता है। देखिए प्रकाश के रंगों को, 7 रंगों को अलग करना है तो आपका तरीका क्या है, एक आप प्रिज्म ले लें, मार्केट में आता है, उसे जैसे रखेंगे इस पर जैसे प्रकाश आएगा तो ये जो आपको 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, और जो मैं आपको कलर बताया था वही आपको कलर देखने को मिलेगा। आगे देखें, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति प्लस जो है 2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। अब यहाँ पे भी एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। यहाँ पे आपको क्या दिया है, शक्ति दिया है डायमीटर में +2, और फोकस दूरी आपको पूछ रहा है। फोकस दूरी का जो है शक्ति के साथ जो है आपको फॉर्मूला होता है 1/d। यहाँ पे आपको F बराबर होता है 1/d। तो यहाँ पे दिया है आपको d दिया है, कितना दिया है आपको +2, तो यहाँ पे कर दें 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0.5 को यदि आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए सेंटीमीटर में दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको 0.5 मीटर में हो, आपको 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मीटर में यदि ऑप्शन देता तो आपका देखिए 0.5 मीटर ही आता, और नहीं दिया है तो हम क्या करें, इस मीटर को जो है सेंटीमीटर में चेंज करें। आपको पता है कि 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो हाफ में क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको याद रखें। साथ साथ आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है, लेंस की शक्ति किस में मापी जा सकती है, तो आपका आंसर क्या हो जाता, डायोप्टर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। देखिए कोई चुंबकीय, अगर हम चुंबक लटका दें, कोई भी चुंबक एक मैग्नेट लेके हवा में सिंपल, तो क्या करता है, ये आपका हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो आपको हमेशा ये नॉर्थ की ओर आपको दिखेगा। तो इसको बिल्कुल याद कर लें। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। अब देखिए यहाँ पे श्वेत प्रकाश बनाने की बात हो रही है, तो इसको आप याद कर ले, तंतु को गर्म करके जो है श्वेत प्रकाश को बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस कार्य में मिला था। अब ये क्वेश्चन पूछा है 64 बीपीएससी में। देखिए कि नोबेल प्राइज आइंस्टाइन को किस काम के लिए दिया गया था। तो यहाँ दिया है अपेक्षिता, बोस-आइंस्टाइन संगणन, संहति और ऊर्जा तुल्यता, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टाइन को जो है 1921 में क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखें। जैसे अभी हमने देखा था कैलाश सत्यार्थी को जो है शांति के लिए दिया गया था, ठीक है। ईयर भी पूछता है यहाँ पे, और किस सेक्टर में दिया गया था ये भी पूछता है, तो आप दोनों बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखें, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। देखिए विद्युत उत्पन्न करना है आपको, यहाँ पे देखिए यूरेनियम है, लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है। जनरली जो है विद्युत उत्पन्न करने का क्या क्या मेथड होता है, तो एक जो है हम लोग कोल से विद्युत उत्पन्न करते हैं, जिस प्लांट को हम लोग बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। एक होता है आपको
जल से हम लोग विद्युत उत्पन्न करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। और ईंधन के रूप में हम लोग यूरेनियम का भी यूज करते हैं विद्युत के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो यहाँ ऑप्शन में देखें तो यूरेनियम है, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, तो हम लोग क्या करते हैं, यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में यदि यूरेनियम नहीं दिखता आपको, यदि कोयला दिखता तो आपका आंसर क्या हो जाता, कोयला हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देखेंगे आप। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का हम लोग यूज करते हैं, और ये जो होता है नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं ठंडा, पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से। अब किसी भी आपको कमरे को ठंडा करना है तो उसके लिए क्या है, संपीड़ित गैस को छोड़ने से जो है कमरा का टेम्परेचर कम हो जाता है। नेक्स्ट देखें, आमतौर पे सुरक्षा फ्यूज लगाने के प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ के होते हैं। अब यानी जो हम लोग घर में फ्यूज इस्तेमाल करते हैं उसका बात कर रहा है, तो उसमें किस पदार्थ का इस्तेमाल होता है। पहला दिया है टीन, शीशा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज में होगा। तो आप देखिए फ्यूज के बारे में बता दूं मैं, फ्यूज इस्तेमाल क्यों किया जाता है, प्रोटेक्शन पर्पज से, कि आपका जो इक्विपमेंट है आपके घर में, टीवी, फ्रिज वगैरह जो भी है, वो क्या हो, प्रोटेक्ट हो। तो जब भी इस्तेमाल किया जाएगा तो ऐसा तार इस्तेमाल किया जाएगा जिसका जो है गलनांक कम हो, ठीक है, यानी तुरंत क्या हो, जैसे ही हीट हो, मान लीजिए ओवर करेंट हो, तो क्या हो जाए, तुरंत गल जाए। तो यहाँ ऑप्शन देखिए टीन और शीशा दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और क्या ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट है आपको निकेल और टीन और शीशे का एक मिश्र धातु। तो टीन और शीशे का जो है मिश्र धातु जनरली इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूज का एक छोटा तार का टुकड़ा होता है, आप देखे ही होंगे। यहाँ पे देखिए रंगा शीशा, टीन और लेड का मिश्र धातु, इसका गलनांक निम्न होता है। मैंने पहले ही बता दिया कि किस इक्विपमेंट का यूज करेंगे हम लोग जिसका गलनांक कम होगा, तो टीन और शीशे का गलनांक जो है कम होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, यानी ऊष्मा का यहाँ पे कुचालक पूछ रहा है आपसे, यानी ऊष्मा जहां से पास नहीं हो सके। तो पहला दिया है तांबा, शीशा, पारा और जस्ता। अब इनमें देखें आप तो अनुमान लगाना कठिन होगा। अब देखिए सारे जो है इसमें से, इसमें पूछ रहा है कि सबसे अधिक कौन कुचालक है, ठीक है। तो सबसे अधिक यहाँ पे पारा आपको आंसर बन रहा है, ठीक है। अब देखिए कुचालक क्या होता है, जनरली जैसे कोई मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं, ठीक है, हीट यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं इसके इस छोर पे, तो दूसरे छोर पे जो है हीट नहीं आए, जैसे लकड़ी हो गया आपको, ठीक है, लकड़ी पे यहाँ पे हम लोग हीट जला रहे हैं और इस पार्ट को टच कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, हीट जो है फ्लो नहीं होगा, यानी ये क्या हो गया, ऊष्मा का कुचालक हो गया, ठीक है। यहाँ ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह तक जो है पहुंच नहीं पाता। इसमें पूछा था सबसे अधिक जो है कुचालक कौन है, ठीक है। तो देखिए लिखा है कोई भी पदार्थ जिससे विद्युत धारा या ऊष्मा प्रवाहित ना हो क्या कहलाती है, कुचालक कहलाती है। जैसे लकड़ी हो गया, कांच हो गया, सभी धातुएं ऊष्मा का क्या होती है, चालक होती है, जितनी धातुएं होती है। लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में लेड, शीशा जो है और पारा, इसकी चालकता क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसकी चालकता जो है इसमें कम है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आंसर ये बना है। आगे देखते हैं हम लोग। अति चालक का लक्षण होता है, यानी ये सुपर कंडक्टर की बात कर रहा है। सुपर कंडक्टर उसका लक्षण क्या होगा, देखिए यहाँ पे उच्च पारगम्यता, निम्न और शून्य, यानी अति चालकता का मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका बहुत ही कम होगा। और सुपर कंडक्टर कोई कब बन सकता है, जब उसका रेजिस्टेंस सबसे कम हो। तो यहाँ पे रेजिस्ट करने वाला सबसे यहाँ पे शून्य पारगम्यता आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गर्म करने पे अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, गर्म करने पे अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, यानी ये सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। सेमीकंडक्टर जो जब से आया तब से आप देख रहे हैं सारे डिवाइस जो है छोटे हो गए हैं, और सेमीकंडक्टर का आज बहुत यूज होता है। सेमीकंडक्टर के रूप में सिलिकॉन और जर्मेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो पूछ रहा है ये जब भी हम लोग इसको गर्म करेंगे क्या होगा, इसका प्रतिरोध बढ़ेगा, घटेगा, और देखते हैं ऑप्शन। नेक्स्ट दिया है वही रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए सेमीकंडक्टर को जब भी आप क्या करेंगे, गर्म करेंगे, देखिए
तो विद्युत प्रतिरोध की बात करें, चालकों से अधिक परंतु कुचालक से, तो सेमीकंडक्टर का डिफिनीशन दिया है आपको। जब भी सेमीकंडक्टर को आप गर्म करेंगे, ताप बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, गर्म करने पे इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, याद रखेंगे। टेम्परेचर यदि आप बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, ध्यान रखेंगे इस बात को सेमीकंडक्टर के लिए। लेकिन सेम एक क्वेश्चन जो आपको यदि कंडक्टर के लिए पूछा जाए तो आपका आंसर बदल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन चेंज करके भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान देंगे। आगे देखते हैं हम लोग केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, उसके पेरीमीटर में भी जो भी क्वेश्चन पॉसिबल है उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। देखिए, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके से प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका अधिक ठंडा लगता है। यानी आप एक लोहे का गुटका बाहर रख दिए हैं और एक लकड़ी का गुटका, इन दोनों में जो है अगर ठंड के दिनों में जाएँ, सुबह में इसको आप टच करें, इसको जैसे ही छुएं तो सबसे ज़्यादा आपको ठंडा लोहे का गुटका लगता है। पूछ रहा है इसका रीजन क्या है। तो देखिए, लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। नेक्स्ट है, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है, ठीक है, तो यही आंसर होगा। लकड़ी की तुलना में लोहा क्या होता है, उष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए आपको ज़्यादा ठंडा ये प्रतीत होता है। नेक्स्ट देखिए, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्यों, ठीक है। लिखा है कि पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है। दूसरा, हमारा शरीर हवा से अधिक गर्म विकृत करता है, हवा की चालकता बढ़ जाती है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होने लगता है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। पंखा चलाने पे जो होता है हमें आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना जो है वाष्पित हो जाता है। नेक्स्ट आगे देखें, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, यदि आप रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज की बात कर रहे हैं, दरवाज़ा खोल दे तो क्या होगा, आप कमरे में कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं। दूसरा, आप इसको रेफ्रिजरेटर की तापमान तक ठंडा कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप अंततः कमरे में थोड़ा गर्म कर सकते हैं और आप कमरे को ना तो गर्म ना तो ठंडा करेंगे। अब देखिए, रेफ्रिजरेटर के आप दरवाज़ा को खोलेंगे तो आपका जो है कमरा जो है पहले से थोड़ा गर्म हो जाएगा, ठंडा नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखिए दरवाज़ा खोलने से तापमान बढ़ जाता है, ठीक है, फलस्वरूप कमरा थोड़ा गर्म हो जाएगा। हम लोग हीट जब चैप्टर देखेंगे तो इससे रिलेटेड कंसेप्ट को कवर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखें, ये क्वेश्चन है आपका, यदि रेफ्रिजरेटर का सेम वही क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन सेम वही पूछा हुआ है और देखिए आपको रिपीट किया है क्वेश्चन, यहाँ से दिख रहा है आपको रिपीट हुआ है, बस उसका ऑप्शन चेंज है यहाँ पे। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे तक खुले छोड़ दे तो कमरा का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो देखिए वही हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, यहाँ पे आंसर वही हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में गलत कथन को चयन करें। देखिए ऑप्शन ए दिया है, कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। नेक्स्ट है, सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एक्रिलिक को कृत्रिम रेशे भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। और नेक्स्ट है, टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान के कोटिंग के लिए किया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, गलत कौन है इसमें। देखिए, कपास जो है गर्मियों के कपड़े के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि नमी को अवशोषित करता है, बिल्कुल सही है ये। सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग करते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, एक्रिल को कृत्रिम रेशम से कहा जाता है, कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि ये कपास को तैयार किया जाता है। अब एक्रिल से कपास जो है तैयार नहीं किया जाता, तो ये आपका गलत हो गया, तो ये आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच दूरी को क्या कहते हैं। तो देखिए, ये जो है आपको तरंग दैर्ध्य का कंसेप्ट है यहाँ पे, तो इसको आयाम, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति या उपरोक्त में से इसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है, ठीक है। देखिए, पहला दिया है वेग या गति, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, अपवर्तनांक, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए, जब भी प्रकाश जो है, मान लीजिए ये जल है आपको, ठीक है, और ये एयर है आपको, तो एयर से प्रकाश जल में जाता है तो इसका क्या चेंज होता है, यहाँ पूछ रहा है, नहीं, यहाँ पूछ रहा है क्या नहीं बदलता है, ठीक है। तो देखिए, आवृत्ति जो है इसकी कांस्टेंट रहती है,
ठीक है। आवृत्ति एक इसको क्या रहती है, कांस्टेंट, इसको याद रखें। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है बिल्कुल चेंज नहीं होती है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए दिया है, जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रह जाती है, लेकिन उसका तरंग दैर्ध्य और वेग बदल जाता है। तो आप इस क्वेश्चन से ये भी याद रखें कि आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा बदल जाता है। तो आपका आंसर क्या होता है, तरंग दैर्ध्य और वेग बदल जाता है। तो वहाँ पे ऑप्शन ही हो जाता। नेक्स्ट देखें, पढ़ने में काम आने वाली ग्लासेज लेंस किस प्रकार की लेंस से बनी होती है। तो ये उत्तल लेंस की बनी होती है। ठीक है, जो भी हम लोग लेंस यूज करते हैं, पढ़ने में यहाँ पे बोल रहा है तो दूर दृष्टि के लिए यहाँ पे बोल रहा होगा तो हम इस्तेमाल करते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, दूर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं उत्तल, और निकट दृष्टि दोष के लिए इस्तेमाल करते हैं आपको अवतल। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य क्या है। अगर किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब जो है अपने से बड़ा लगता है तो दर्पण अवतल है, समतल है, उत्तल है, कैसा है। तो आप देखिए, समतल दर्पण में जो है आपका प्रतिबिंब आपके ही इक्वल लगभग बनता है। समतल दर्पण आपके हाइट का हाफ होना चाहिए। तो यहाँ पूछा है कि बड़ा, अपना प्रतिबिंब बड़ा लगना चाहिए, तो बड़ा लगने के लिए कौन सा यूज होगा, दर्पण। तो ये होता है अवतल दर्पण। जब भी आपको बोले बड़ा के लिए इमेज को, तो आप क्या करेंगे, अवतल। ठीक है, और आपको जब भी इमेज को छोटा करने की बात हुई तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे, उत्तल। जैसे देखेंगे आप बाइक वगैरह जो भी कार होता है आपका, उसके साइड मिरर में कौन सा जो है दर्पण इस्तेमाल किया जाता है, तो होता है आपको उत्तल दर्पण। ठीक है, तो बीपीएससी के सिलेबस में एक बात मेंशन था कि आपसे जो भी विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा वो जनरली जो इस्तेमाल होता है आपके आसपास दिखता है उससे पूछा जाएगा। आप इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको फील हो पा रहा होगा कि क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको एक बाइक वाले के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी पीछे लगभग जो भी आपको, जैसे मान लीजिए एक बाइक है आपका, ठीक है, इसके पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो सारी गाड़ियों का इमेज जो है एक छोटे से इसके मिरर में बन जाए, इसके लिए सारे का इमेज क्या बनना चाहिए, छोटा बनना चाहिए। तो जब भी इमेज छोटा बनाने की बात होगी तो उत्तल दर्पण लगाएंगे, बड़ा बनाने की होगी तो अवतल। ये आपको 67 बीपीएससी का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल। आगे देखिए, ध्वनि में वायु का वेग क्या होता है, बिल्कुल फैक्चुअल है, इसको याद कर लीजिए। ध्वनि में वायु का वेग होता है 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया है, ये टेम्परेचर है। ठीक है, और ये है शुष्क वायु 332 मीटर पर सेकेंड। ये 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखिए यहाँ पे बढ़ा है, वेग भी बढ़ गया है। हाइड्रोजन में देखिए 25 पे 1284, यहाँ पे देखिए कांच में आपको 3980, इसके अलावा देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम में 6420। आप देख रहे हैं यहाँ पे ध्वनि का वेग का बात किया जा रहा है, और ध्वनि का वेग जो है ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, जनरली बात करें तो उससे कम होता है आपको द्रव में, उससे कम होता है आपको गैसियस माध्यम में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। अब ऑप्शन में यदि आपको दिखे एक ठोस, एक द्रव, एक गैस, तो आप तो ठोस वाला टिक कर देंगे, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ठोस का एग्जाम्पल आ गया 3-4, जैसे दे दिया आपको कि ध्वनि का वेग इनमें सबसे अधिक किसमें होगा, ऑप्शन में आपको दे दिया स्टील, एल्युमिनियम, लोहा, कांच। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, डाटा याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इन चारों ऑप्शनों में जो है आप अगर देखेंगे तो सबसे अधिक वेग कहाँ पे है, तो ये है आपको एल्युमिनियम में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, एल्युमिनियम। लेकिन अगर ऑप्शन में देता आपको, एक ऑप्शन देता आपको लोहा, ठीक है, एक देता आपको जल। ठीक है, तो आपका आंसर क्या यहाँ पे बन जाता, आपका आंसर हो जाता लोहा, क्योंकि ये ठोस है। एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है कि रेलवे पटरी पे जो है आपको काफ़ी दूर अगर यदि कोई कार्य चल रहा है, तो रेलवे पटरी पर यदि आप अपना जो है कान को वहाँ पे पटरी के पास लेके जाते हैं, और बहुत दूर एक काम करता हुआ व्यक्ति, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति काम कर रहा है, रेलवे पटरी है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप इसके कान को अपने यहाँ पे जो है टच करते हैं इस पटरी से, यहाँ पे ये जो है एक हथौड़ा यदि वार करता है इस पटरी पे, तो आपको जो है 2 ध्वनि सुनाई देती है वहाँ पे। ठीक है, 2 बार ध्वनि सुनाई देती है, एक आपको सुनाई देती है ठोस में इससे, और एक ईयर से। आप देखिए ये जो ध्वनि है इसका प्रसार जो है आपको पता है
कि ठोस में ज़्यादा होता है और वायु में कम होता है। तो पहले आपको ये सुनाई देगी, बाद में इसके आपको ये सुनाई देगी। तो यहाँ पे 2 ध्वनि आपको सुनाई देती है, ठीक है। इसके अलावा आप एग्जाम्पल एक और देख सकते हैं, जैसे आप देखते हैं बारिश होने के मौसम में जब भी बिजली जो है चमकती है, तो आप देखते हैं वहाँ पे ये दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, आपको लाइट जो है वहाँ पे आपको पहले दिखता है, ठीक है, और ध्वनि जो है आपको बाद में दिखाई देती है, क्योंकि लाइट का वेग जो है ध्वनि के वेग से काफ़ी अधिक होता है, ठीक है, इसके वजह से ये दिखाई देता है। और मैंने एक और डिस्कस यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखें, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, ठीक है, तरंग के समान, कर्ण के समान, तरंग और कर्ण दोनों के समान। तो देखिए प्रकाश की जो विकिरण की प्रकृति होती है वो तरंग और कर्ण दोनों के समान होती है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। प्रकाश तरंग जो है कर्ण, तरंग और कर्ण यानी वेव और पार्टिकल दोनों में मूव करती है। आगे देखिए, आकाश नीली क्यों लगती है, आपसे क्वेश्चन पूछा है आकाश नीली क्यों दिखती है। देखिए ऑप्शन, सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है। दूसरा है, लघु तरंगदैर्ध्य की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है, ठीक है। फिर है, नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही होता है। और नेक्स्ट है, वायुमंडल दीर्घ तरंगदैर्ध्य को लघु तरंगदैर्ध्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है। तो आप देखें यहाँ पे बात हो रही है आकाश नीला देखने की, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लघु तरंगदैर्ध्य जो है इसका तरंगदैर्ध्य वायुमंडल में अधिक प्रकीर्णन होता है, यानी अधिक फैल जाता है, ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे एक और आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि ट्रैफिक लाइट में जो है लाल कलर का यूज क्यों करते हैं हम लोग, ठीक है। तो लाल कलर का यूज करने का ये रीजन है कि उसका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। प्रकीर्णन मतलब फैलना, ठीक है। तो ट्रैफिक लाइट हम लोग क्यों लगाते हैं, क्योंकि दूर से ही किसी को दिख जाए, ठीक है, या कोई खतरे वाली जो भी हमको पॉइंट वगैरह डिजाइन करना होता है, पेंट करना होता है, तो वहाँ पे लाल रंग से किया जाता है, क्योंकि लाल रंग जो है ये फैलता कम है, ठीक है। तो लाल रंग आपको इजीली दिख जाता है, ठीक है। तो इसका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है, जबकि इसमें बैगनी और नीला का जो है सबसे जो है नीचे अधिक होता है। ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेशन होता है, जिसका तरंगदैर्ध्य जो है सबसे कम होता है, जैसे हमने देखा था बैगनी का तरंगदैर्ध्य जो है सबसे कम होता है, ठीक है। तो इसका प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे अधिक होगा। लाल का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है तो प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आगे देखते हैं, रात को सोते समय खुले आकाश में तारों का टिमटिमाने के किससे समझाया जा सकता है। अब तारे हमें टिमटिमाते हैं क्यों प्रतीत होते हैं, एक्चुअली आपको पता है कि तारे टिमटिमाते हैं नहीं, ठीक है। तारे जैसे सूर्य भी हमारा क्या है, एक तारा है, और जैसे हमको तारे दिखते हैं, लेकिन हमें टिमटिमाते हैं क्यों। पहला है प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का दूरीकरण, प्रकाश का व्यक्तीकरण। तो देखिए ये जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमको ये दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं, पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है, कहाँ होता है, तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, इसको याद रखें, ठीक है। पानी का घनत्व जो होता है आपको, ये आपको है 4 डिग्री सेल्सियस, पानी का घनत्व इस पर सबसे ज़्यादा होता है। इससे ज़्यादा कीजिएगा तब भी कम हो जाएगा, इससे पहले भी कम रहेगा, इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा होता है। आगे देखें, 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले। अब सेम क्वेश्चन वही रिपीट हुआ, ठीक है। तो हमने देखा था फार्मूला F = 9/5 प्लस आपको C था, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे ये फार्मूला मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पे क्या था F का 9/5C + 32, ठीक है। तो यहाँ पे आप C का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। C का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 50 है, तो 10 हो जाएगा, ये 90 हो गया, और 90 + 32 ये कितना हो गया, 122। तो आपका आंसर B हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरा बर्फ पिघल जाएगा तो क्या हो जाएगा। एक मान लीजिए पानी से भरा बीकर है, ठीक है, और यहाँ पे एक बर्फ का टुकड़ा आपका तैर रहा है। कह रहा है कि जब बर्फ का टुकड़ा जब पिघल जाएगा तो क्या हो जाएगा, पानी फर्श पे फैल जाएगा, बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा, पानी का स्तर पहले गिरेगा फिर ये बीकर में निकलेगा, जल का स्तर नहीं बदलेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो बर्फ का टुकड़ा है ये आपका बीकर है, इसमें ये पानी है, एक बर्फ का टुकड़ा है, तो ये पिघलेगा
तो ये बर्फ़ का टुकड़ा होता है तो आप देखेंगे ये बर्फ़ का टुकड़ा कुछ ऐसा होगा, तो पिघलेगा तो फिर इसमें फैल जाएगा, आपका पानी बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, वही सेम आयतन जो है लेगा। नेक्स्ट देखिए, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या है? वर्षा की बूंदें हमें गोलाकार आकृति की क्यों दिखती है? तो द्रव के घनत्व के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, वायुमंडल दाब के कारण, गुरुत्व के कारण। तो ये पृष्ठ तनाव के कारण दिखाई देती है हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, ठीक है, विस्कोसिटी की बात कर रहा है, किसकी होती है? जल की, वायु की, खून की और शहद की। ठीक है, तो ये हो जाएगी शहद। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है श्यानता का क्रम, शहद सबसे ज़्यादा, उससे कम खून, फिर जल, फिर वायु। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ये यहाँ पे दिया हुआ है, उसी का लिस्ट है। देखिए आप, शहद का जो है विस्कोसिटी है यहाँ पे 200 दिया हुआ है, काफ़ी अधिक। ठीक है, जबकि जल का यहाँ पे 1 है। अगला क्वेश्चन है आपको, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है? महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है? भूकंप से, सूर्य से, तारों से, चंद्रमा से। तो ये चंद्रमा से आती है जनरली। देखिए को होता क्या है, ये आपका मान लीजिए महासागर है, ठीक है, यानी बात करूँ तो मैं अपनी पृथ्वी हो गई, ठीक है, और ये अपना चांद हो गया। ठीक है, तो ये चांद जो है पृथ्वी के चक्कर लगाती है, आपको पता ही है। ठीक है, ये जब इसके नज़दीक आएगा, ठीक है, तो ये जो है इसका फोर्स, और यहाँ पे मान लीजिए आपको एयर है, ठीक है, तो ये इसको अट्रैक्ट करती है और इसी से यहाँ पे तरंग आता है। सिंपल समझ ले, तो चंद्रमा के कारण तरंग आता है। आगे देखते हैं, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? अब एक पत्थर हम लोग कहाँ चांद से पृथ्वी पर ला रहे हैं, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएगा, न द्रव्यमान न ही भार बदलेगा। अब देखिए द्रव्यमान और भार में रिलेशन क्या होता है? W बराबर होता है आपको m इंटू जी। यहाँ पे ये वेट है, वेट को भार बोलते हैं। ठीक है, ये मास, इसको द्रव्यमान बोलते हैं। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो हमारा जो वेट है किस चीज़ पे डिपेंड करता है? एक मास पे और दूसरा एक आपको जी पे। तो ये मास जो होता है ये कांस्टेंट होता है, चाहे आप चांद पे जाएं, बुध पे जाएं, बृहस्पति पे जाएं, कहीं भी जाएं। ठीक है, लेकिन आपका मास क्या होता है? यहाँ पे द्रव्यमान कांस्टेंट होता है। ये भार हमारा बदलते रहता है, किसके कारण? जी के कारण। तो पृथ्वी का जी जो है, मैं बात करूं अर्थ का जी जो होता है, वो मून के जी से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमारा भार ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। ये बोल रहा है एक पत्थर के टुकड़े को चांद की सतह से यहाँ लेके आते हैं तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, ये तो गलत है। द्रव्यमान तो कांस्टेंट रहेगा हमेशा। इसका भार बदल जाएगा, बिल्कुल। पृथ्वी पे इसका भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है, तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? ठीक है, तो देखिए उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पे उबलने लगता है। अगला, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पे उबलने लगता है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा आपका। दाब बढ़ता है, ठीक है, तो टेम्परेचर भी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो दाब के कारण पानी उच्च ताप पे उबलने लगता है, इसलिए खाना वहाँ पे जल्दी बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, प्रेशर कुकर में जो है खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? क्योंकि उच्च दाब के कारण इसमें पानी उच्च तापमान पे उबलने लगता है। खुले बर्तनों में जहाँ पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, वहीं प्रेशर कुकर में पानी जो है 120 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, प्रेशर कुकर में, ये टेम्परेचर कम। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, ठीक है, पहाड़ियों पे खाना क्यों जल्दी नहीं पकता है? ठीक है, आगे देखिए, सौर ऊर्जा निम्न में से किसमें प्राप्त होती है? अब सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, सूर्य से प्राप्त होती है। आगे देखते हैं, सूर्य पे ऊर्जा का निर्माण होता है। अब सूर्य जो ऊर्जा का निर्माण कर रहा है वो कौन से प्रोसेस से कर रहा है? तो देखिए सूर्य क्या है, वहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन गैस जो है मिलके वहाँ पे बनाते हैं हीलियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन का क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। तो यहाँ पूछा है कि कैसे ऊर्जा का निर्माण होता है, तो नाभिकीय संलयन से। ठीक है, हाइड्रोजन गैस वहाँ पे वंश ऑफ हाइड्रोजन गैस है, और हाइड्रोजन गैस जो है उच्च टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे क्या होती है? रिएक्शन करके और हीलियम बनाती है, और साथ साथ क्या करती है? ऊर्जा भी रिलीज करती है। और इस मेथड को हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन, जहाँ पे
दो का मिलन होता है हाइड्रोजन का, नाभिकीय संलयन होता है, और जहाँ टूटते हैं उसको नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। ठीक है, जैसे परमाणु जो है ऊर्जा की बात करूं या न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो विखंडन से होती है। ठीक है, संलयन से नहीं। आगे देखें, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? ठीक है, तो ये तो फैक्चुअल है बिल्कुल, ये 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। फिर पूछा है वर्ष दीर्घतम होता है, कब होता है वर्ष दीर्घतम? ठीक है, यानी कहाँ पे वर्ष सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अब ये आपका सूर्य हो गया। ठीक है, इसके बाद ये बुध होता है आपको, उसके बाद आपको क्या होता है, बुध के बाद आपको नेक्स्ट होता है 3 नंबर पे आपकी पृथ्वी होती है, 2 नंबर पे आपका फर्स्ट बुध, फिर होता है शुक्र, शुक्र होता है, इसके बाद ये मंगल होता है, लास्ट में यहाँ पे आता है प्लूटो। ठीक है, तो प्लूटो को जो है सूर्य का जो है राउंड करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो यहाँ पे वर्ष क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये ऑप्शन में नहीं होता तब आपका ऑप्शन क्या होता, मान लीजिए नेपच्यून प्लूटो ये सब हम निकाल देते, पृथ्वी होता, गुरु होता। ठीक है, और ये मान लीजिए बुध होता। ठीक है, चाहे इस क्वेश्चन को चेंज करके पूछ सकता था कि वर्ष जो है न्यूनतम सबसे कम टाइम का वर्ष कहाँ होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, बुध, क्योंकि बुध को सबसे कम टाइम लगाता है सूर्य का जो है चक्कर लगाने में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो बिल्कुल याद कर ले, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ये बिल्कुल फैक्चुअल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं और मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ जहाँ नीड पड़ रहा है आपको। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पे पहुँचने में कितना समय लगता है, बिल्कुल फैक्चुअल है, आप इसको याद कर लें। ठीक है, तो सूर्य का जो है प्रकाश को पृथ्वी पे पहुँचने में कितना टाइम लगता है, तो लगभग जो है आपको 8 मिनट और 19 सेकंड लगता है। तो इसके करीब आंसर देखें, जो भी 8 मिनट 5 सेकंड यहाँ पे दिया, ये आंसर हो जाएगा। सूर्य के जो है प्रकाश पृथ्वी पे पहुँचता है, सेम है, तो यहाँ पे देखें लगभग जो है 8 मिनट हमने 19 सेकंड देखा था, तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट 6 8 मिनट 10, तो यहाँ पे ऑप्शन ई इन्होंने मांग लिया है। अब देखिए इसमें भी कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर यहाँ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मान लिया गया, लेकिन यहाँ पे ई ऑप्शन नहीं हुआ करता था उस टाइम, ये 1997 1998 की बात है, लेकिन अब जो है ई ऑप्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, आपको पता ही है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति है। ठीक है, सबसे छोटा भी आपको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? अब एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ये पूछ दिया गया है, तो यहाँ पे दिया है बेसिक सी फास्ट फॉरट्रेन। तो देखिए यहाँ पे जो है ये फास्ट जो है एक कंप्यूटर की कोई भाषा नहीं है, ये लैंग्वेज है कंप्यूटर की, बेसिक लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? जो भी आपका बल्ब होता है, जो भी बल्ब होता है आपका, इसमें जो एक फिलामेंट लगा रहता है, ये किस चीज़ का बना रहता है? ठीक है, तो ये टंगस्टन का बना रहता है, बिल्कुल फैक्चुअल है, इसको याद कर जाए। आगे देखते हैं हम लोग। अगला है, निम्न में कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर का में प्रयोग होती है? अब सेमीकंडक्टर में जो है कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं, हमें आपको बताया था सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में देखें, तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट और चांदी, तो यहाँ पे जर्मेनियम है। यदि ऑप्शन में मान लीजिए सिलिकॉन भी रहता, जर्मेनियम भी रहता, तो हम लोग ऑप्शन ई को टिक करते हैं। आगे देखिए, परमाणु नाभिक क्या है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो हमने देखा था। ठीक है, परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत पूछा जा रहा है यहाँ पे, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, इसके अलावा आप देखें, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है और इनका द्रव्यमान नगण्य होता है, तो ये भी सही है। परमाणु जो है संख्या एक तत्व के परमाणु के प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, ये भी सही है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग में प्रयोग होता है, तो यहाँ पे सारा ऑप्शन सही है, यहाँ पे गलत चुनना था, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, और कुछ क्वेश्चन रह गए हैं बस। आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं,
क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, यहाँ हम लोग क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कंसेप्ट मैं और आपको कवर करा दूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन विकल्प जो है ऊर्जा के रूप में सबसे बड़ा भंडार है। तो ऊर्जा के लिए सबसे है सौर, ज्वारीय, परमाणु ऊर्जा। तो देखिए ऊर्जा के लिए सबसे बड़ा भंडार हमारे पास है सौर ऊर्जा, और इस पर अभी पूरे विश्व में काम हो रहा है। नेक्स्ट देखें, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। अब देखिए एक मैं बताया था आपको नाभिकीय संलयन और एक होता है नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो परमाणु बम में जो है नाभिकीय विखंडन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखें, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पे, अब बम की बात आ गई, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पे काम करती है। तो ये है आपको अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया। अब देखिए अनियंत्रित क्या होता है, जैसे एक मान लीजिए आपको यूरेनियम है, ये 2 पार्ट में टूटा, ये दूसरा जो है फिर 2 में टूटा, ये 2 में टूटा, फिर ये आपको 2 में, फिर ये 2 में, ऐसे ब्रेक होते गया और ये चेन जो है कंटिन्यूस चलते गया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया। ठीक है, आगे देखिए, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है पूछ रहा है। ठीक है, नोबल गैस कौन सी नहीं होती है, तो देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारा क्या है नोबल गैस है, आपको पता ही है। तो इसमें रेडॉन जो है नहीं होगा। आगे देखते हैं हम लोग, इसमें और कुछ क्वेश्चन है। एक देखिए, यह आपको बिजली की खपत का बिल किसके मापन पे आधारित होता है। अब बिजली का बिल किसके मापन पे, यानी यूनिट की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन हम लोग पहले ही देख लिए हैं। तो आप कैसे यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए दिया है वाट, वोल्टेज, लोहा, एम्पियर। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप देख रहे हैं बिजली के बल में क्या होता है, आपको हमने देखा था वाट इंटू आवर, यानी यहाँ पे वाट की बात हो रही थी और टाइम की बात हो रही थी। तो ऑप्शन में देखे वाट है, टाइम यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे केवल और केवल ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। यदि इसमें मान लीजिए टाइम भी होता तो हमारा 2 ऑप्शन यहाँ सही हो जाता है। आगे देखें, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है। ठीक है, तो सबसे भारी इन चारों में यूरेनियम है। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, इनसेट 2A कब छोड़ा गया था। ऐसे भी कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ये 1992 का क्वेश्चन है आपको, तो उस समय के लिए करंट था, तो ये पूछा गया था 10 जुलाई 1992 को। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने पूरा भौतिकी यानी फिजिक्स का क्वेश्चन देखा। ठीक है, ये कहाँ कहाँ किस सेक्टर से पूछे जा रहे हैं। आप इस वीडियो को जो है मल्टीपल टाइम जो है इसको वॉच कर सकते हैं, और मेरा सजेशन होगा कि आप इसको जो है, चूँकि हो सकता है कुछ लोग को ये वीडियो स्लो लगे, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो इसको 1.5 या आप जितना आप कंफर्टेबल हो 1.25 या 2 में, तो आप इसको करके और इसको 1-2 बार रिपीट कर लें। आपका काफ़ी सारा क्वेश्चन यहाँ से, और आप देखेंगे अभी एग्जाम होगा तो कुछ क्वेश्चन इसमें से रिपीट होंगे। एज इट इज अगर रिपीट नहीं हो रहे हैं तब भी जो है फ्रेम वही होगा, डाटा चेंज होगा आपका। ठीक है, तो आप इसको देखें और जल्दी जल्दी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें। ठीक है, तो और जल्द मैं बोल दिया तो जल्द से जल्द इसको देखें भी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नियर है। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।